नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब हॉस्पिटल में आए माँ बाप को भी बेटे ने जलील करके निकाल दिया और भाई का लाया खाना भी सड़क पर फेंक दिया। लेकिन आज अचानक उन्हीं माँ बाप के दरवाजे पर जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। आखिर क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? मनोरमा जी, अब बस भी कीजिए। और कितना खिलाएंगी? अब मेरा पेट भर गया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा, राकेश बाबू ने अपनी पत्नी से कहा। तो मनोरमा जी अपने पति की थाली में और थोड़े से चावल परोसती हुई बोली, अरे खा लीजिए, पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, अब अगर खाएंगे नहीं तो शरीर में जान कहाँ से आएगी? पूरे दिन मशीन की तरह लगे रहते हैं और उसमें अगर आप खाना भी ढंग से ना खाएं फिर तो हो गया बस। चलिए चलिए, आप आराम से खाना खाइए, मुझे खाना खाते वक्त आपसे कोई बहाना नहीं चाहिए। मनोरमा जी ने लगभग डांटते हुए अंदाज में अपने पति से कहा। तो वह बोले, अरे भाई, अब तो खाना ही पड़ेगा। तुम भी ना कभी कभी पत्नी के साथ साथ मेरा ख्याल बच्चों की तरह रखने लगती हो और मुझे मेरी माँ की तरह डांटने लगती हो। अब बताओ भला कि ऐसे में जब इतना प्यार से तुम खाना खिलाओगी और ना खाने पर ऐसे हक से डांट लगाओगी तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। तुम्हारी इन हरकतों से दिख रहा है मुझे कि तुम मुझे पतला होने नहीं दोगी। मनोरमा जी को छेड़ते हुए उनके पति राकेश बाबू ने कहा। तो मनोरमा जी बोली, हाँ, नहीं होने दूंगी। आप चुपचाप खाना खाइए और खाना खाकर फिर अपने काम पर निकलिए। और वैसे भी अब आपकी उम्र नहीं रही है क्या कि आप यहाँ सज धज कर दूसरों को दिखाते फिरें। अब भला पतला होकर किसको दिखाना है आपको? खाइए पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कुछ नहीं होता ज़रा सा एक्स्ट्रा खाने से। यह कहती हुई मनोरमा जी किचन से उठाकर उनका लंच ले आई और अपने पति के बैग में रख दिया और बोली कि आते वक्त प्रिंटिंग प्रेस वाले से कार्ड भी लेते आइएगा। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगर अब से कार्ड बांटना शुरू करेंगे तब कहीं जाकर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बंट पाएंगे। मनोरमा जी की बात पर सहमति जताते हुए राकेश जी बोले, हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी कल संडे है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ अपने ऑफिस के दोस्त को ले जाता हूँ या फिर किसी और को लेकर जाऊँ, बताओ। इस पर मनोरमा जी बोली, आपको जिसे ले जाना हो आप ले जाइएगा, और वैसे भी बहुत दिन पड़े हैं, जिसको जैसे टाइम मिले वैसे अपने साथ ले जाते रहिए, आपको अकेला महसूस भी नहीं होगा और कार्ड भी बट जाएंगे। राकेश जी ने फटाफट अपना खाना खाया और अपना लंच लेकर निकल पड़े, क्योंकि उनका बेटा उनसे कुछ देर पहले ही ऑफिस चला गया था। इसीलिए आज राकेश जी को ऑटो से ही दफ्तर जाना पड़ा। दरअसल राकेश जी का ऑफिस उसी रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते से होते हुए उनका बेटा अपने ऑफिस जाया करता था। राकेश जी का बेटा जय अपनी कंपनी में एचआर था और वह वक्त का बहुत पाबंद था। उसे देरी से ऑफिस जाना या किसी की बात सुनना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और आज बेचारे राकेश जी जैसे ही नहा धोकर तैयार होकर आए कि पता चला किसी कारणवश राकेश जी को 10 मिनट देरी से जाना होगा। इसीलिए अब जय अपने ऑफिस देर से नहीं जा सकता था। इसीलिए वह गाड़ी लेकर निकल गया और अपने पापा को कह गया कि आप ऑटो से आ जाइएगा। राकेश जी को भी अपने बेटे पर बहुत फक्र था, और होता भी क्यों ना, उनका बेटा था ही इतना काबिल। आसपास के सभी लोग उनके बेटे की मिसाल देते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी नौकरी पा ली, खूब मेहनत की और अच्छे से खूब पढ़ाई की, उसी की बदौलत आज उसे यह नौकरी मिली है। इस सब के कारण जय को भी खुद पर बहुत घमंड था, और माँ बाप तो होते ही हैं, अपनी औलाद की कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही तो होती है। इधर जय बहुत ही होनहार
और कामयाब लड़का था। वहीं जय का छोटा भाई विजय, उसका नाम तो विजय था, लेकिन उसने आज तक किसी भी जगह पर किसी स्कूल या कॉलेज में विजय हासिल नहीं की थी, सिवाय स्पोर्ट्स एकेडमी के। दरअसल विजय को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और फिर क्योंकि वह घर का सबसे छोटा बेटा था, घर का सबसे बड़ा बेटा जय, उससे छोटी बहन उनकी नीलू और सबसे छोटा बेटा विजय था। अब क्योंकि विजय को सारे सुख सुविधा शुरू से ही उसके हाथ में मिली, उसे सब कुछ थाली में परोस कर मिल गया, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। अब क्योंकि वह सबसे छोटा था, इसीलिए लाड़ प्यार में हमेशा ही उसे कोई न कोई बचा लिया करता था। जब कभी विजय के पापा उसे डांटते तो उसकी मम्मी उसे बचा लेती, और अगर मम्मी पापा दोनों डांटने लगते तो भाई बहन जाकर उसे बचा लिया करते थे, और अगर कभी भाई डांटने लगे तो उसकी दीदी आंसू बहा बहा कर अपने भाई को बचा लेती थी। इसी तरह से जब भी उसे डांट पड़ती या कोई उसे मारने लगता तो दूसरा कोई आकर उसे बचा लिया करता था, और इस कारण वह सबका बहुत लाडला था और बहुत ज़्यादा नटखट और शैतान भी हो गया था। और वैसा ही व्यवहार उसका अभी तक चलता रहा। इधर जय की नौकरी लग चुकी थी और इधर विजय अभी भी कॉलेज में सिर्फ स्पोर्ट्स के बलबूते पर एडमिशन ले पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई में तो वह एकदम फिसड्डी था, लेकिन पूरे घर की जान था विजय। क्योंकि जय को तो ऑफिस काम और नौकरी से ही फुर्सत नहीं थी, तो वह अपने परिवार वालों के साथ समय कभी बिता ही नहीं पाता था। लेकिन वहीं उसका छोटा भाई हमेशा अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करता था, जिसके लिए घर वाले इसी बात को लेकर हमेशा उसे बातें सुनाते रहते थे कि वह इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन अब भी छोटे बच्चों की तरह उछल कूद करता रहता है। अब उसे थोड़ा समझदार बन जाना चाहिए। 2-4 साल बाद वे लोग उसकी भी शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। उससे पहले उसे थोड़ा तो समझदार बनना होगा। ऐसे कब तक चलेगा? अपने माँ बाप की यह बात सुनकर वह हमेशा इन बातों को मजाक में टाल दिया करता और कहता कि जब जो होना होगा वह हो जाएगा, और वैसे भी मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता। बस आप लोग ही बहुत हैं, आप लोगों के ऑर्डर सुन सुन के मैं वैसे ही इतना पक गया हूँ, अब और किसी के ऑर्डर नहीं सुनने वाला मैं, इसीलिए आप भैया की शादी पर ध्यान दीजिए। और वह हर समय बस हंसी मजाक में ही रहता, तो ज़्यादा उससे कोई कुछ कहता भी नहीं। अब अगले दिन संडे के दिन राकेश जी की छुट्टी थी। उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्त को साथ ले जाकर अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ से कार्ड बांटने शुरू कर दिए। उन्होंने जय की शादी पक्की कर दी थी। दरअसल यह शादी जय की मर्जी से हो रही थी। जय की होने वाली पत्नी उसी के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट थी, और दोनों एक साथ ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, और इसीलिए जय ने अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में यानी रानी के बारे में बताया, और राकेश जी और मनोरमा जी ने भी अपने बेटे की पसंद को रजामंदी दे दी और दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। तो बस अब इन दोनों की शादी के कार्ड छप चुके थे, और राकेश जी ने उन कार्ड को बांटने की शुरुआत आज से ही कर दी, क्योंकि 15 दिन बाद तो उनके घर में बेटे की शादी ही थी। लगभग 15-17 दिन में इंसान क्या ही कर पाता है, इतने सारे काम होते हैं शादी के घर में। इसीलिए राकेश जी ने पहले से ही थोड़ा बहुत काम निपटाने के बारे में सोचा, और इसीलिए तो वे निकल पड़े थे। इधर छोटा बेटा कॉलेज जाया करता था, लेकिन कॉलेज में वह पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती किया करता था और अपने यार दोस्तों के साथ
टाइम पास करने के लिए वह रोज़ कॉलेज जाया करता था। अगर गलती से वह घर पर रह जाता तो उसके मम्मी पापा पूरे दिन उसे बातें सुनाते रहते। इससे अच्छा तो वह कॉलेज ही निकल जाया करता था। साथ में उसकी बड़ी बहन भी जाया करती थी, जो उसे डांटती फटकारती तो थी, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। इसीलिए उस पर किसी का जोर नहीं चलता था। कोई कुछ कहता तो बस मुस्कुराकर प्यार से उन्हें अपनी बात मनवा लेता था। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। हंसी खुशी दिन कट रहे थे। धीरे धीरे राकेश जी ने शादी के कामों को निपटाना भी शुरू कर दिया था। इधर कार्ड बट गए और अब तो शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं। पूजा पाठ के काम घर में शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि उनके बेटे ने पहले ही कहा था कि मैं ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं लूँगा, 3-4 दिन की या मुश्किल से 5 दिन की, उससे ज़्यादा छुट्टियां मैं किसी कीमत पर नहीं लूँगा। बस इसीलिए 5 दिन पहले ही शादी की जो भी रस्में होती थीं वह पूरी हुई। और अब देखते ही देखते एक एक दिन बीतते हुए वह दिन भी नज़दीक आ रहा था जब उनके घर में एक नया सदस्य आने वाला था। और यह सभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे और देखते ही देखते जय की शादी भी हो गई। और शादी के बाद नई नवेली बहू बनकर रानी अपने ससुराल में आ गई। यह उनके घर की पहली शादी थी, तो इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। विजय और नीलू इसीलिए भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब आखिरकार उनके घर में भी उनकी भाभी आने वाली थी, जो उनकी फरमाइशें पूरी कर सके, जो उनके बड़े भैया पर लगाम लगा सके। क्योंकि जय उन दोनों की बात अक्सर नहीं सुनता था, तो वे दोनों पहले से ही यह सोच सोचकर खुश होते रहते थे कि शादी के बाद जब भाभी आएंगी तो हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और फिर हमारा जो मन करेगा हम भैया से वही काम कराया करेंगे। लेकिन हमेशा सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। वह बेशक सोच सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन अब भला कहाँ कुछ होने वाला था। अब तो उनकी भाभी जैसी आनी थी वैसी आ चुकी। क्योंकि शुरू शुरू में भला कोई इंसान किसी को कितना ही जान पाता है। इसीलिए शुरू के 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक ही रहा। अगर रानी के बर्ताव में किसी को थोड़ा बहुत अजीब लगा भी, तब भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। सोचा कि कोई बात नहीं, अभी नई नई है इस घर में, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। बस यही सब बातें सोचकर उन लोगों ने शुरू शुरू में हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन यह सब यही रुकने वाला नहीं था, क्योंकि रानी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी उसके ससुराल वालों ने उम्मीद कर रखी थी। यानी कि रानी को सिर्फ खुद से और अपने पति से मतलब था। उसे अपने सास, ससुर, देवर या ननद किसी से कोई मतलब नहीं था। बस उसे अपनी मनमर्जी करनी थी। और कहीं ना कहीं जैसे शादी करने का उसका इकलौता रीज़न यही था, क्योंकि जय की सैलरी भी ठीक ठाक थी। और अब रानी की उम्मीदें थीं अपने ससुराल वालों से कि वह महारानी बनकर बैठी रहेगी, उसकी सास दोनों टाइम का खाना बनाएगी और वह आराम से बैठकर खाएगी। हालांकि मनोरमा जी और राकेश जी ने शुरू से तो यही सोचा था कि वह अपनी बहू से बाहर के काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर उनकी बहू घर गृहस्थी संभाले और बाहर के काम भी करे तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा काम का। इसीलिए बस यही सब सोचकर वे सोचते थे कि उनकी बहू किचन का काम संभाल ले, अपना घर संभाल ले, बस वही काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटे को जो लड़की पसंद थी वह तो काम करने वाली थी। अब बेटे की पसंद को वे लोग नकार नहीं सकते थे, इसीलिए रानी को बहू बनाकर ले आए। और अब रानी तो अपना काम भी करती। इसीलिए
मनोरमा जी ने भी अपना मन पक्का कर लिया था कि वह जैसे अपने बाकी बच्चों की देखभाल करती हैं, वैसे ही उनके लिए उनकी बहू भी होगी। और इसीलिए उन्होंने कभी अपनी बहू को किसी काम के लिए नहीं टोका। सुबह उठकर वह रोज़ की तरह ही सबके लिए नाश्ता बनाती, लंच पैक करती और सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते। मनोरमा जी घर पर अकेली रह जाती और दोपहर होते होते पहले छोटा बेटा घर आता, फिर उनकी बेटी, और फिर शाम होते होते सब लोग वापस घर पर आ जाते। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। अब छोटे बेटे की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और कुछ ही दिनों बाद उन लोगों को पता चला कि उनकी बहू रानी माँ बनने वाली है। इस खबर से तो सब लोग फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला था, लेकिन रानी को इस बात की खुशी नहीं थी, बल्कि दुख था। उसका मानना था कि अभी अगर उसकी ज़िंदगी में बच्चा आता है तो उससे उसकी आज़ादी छिन जाएगी, लेकिन इसमें वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार कुछ समय तक तो वह ऑफिस जाती रही, फिर उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और इस समय मनोरमा जी और उनकी बेटी नीलू दोनों ने ही रानी का बहुत ख्याल रखा। उसे बिस्तर में हर चीज़ ला कर देती। उसे बस इतना कहा करती कि बेटा, तुम सुबह शाम उठकर पार्क तक घूमने के लिए चली जाया करो। अकेले नहीं, हम सब में से किसी को भी अपने साथ ले जाया करो, हम चले चलेंगे। उन्होंने जैसे भी कहा कि अपनी पत्नी को पार्क तक घुमाने लेकर जाया कर, लेकिन शायद वह भी अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास समय नहीं था। और ऐसे ही उनकी बहू, वह भी गौर नहीं करती थी। अब कुछ समय बाद मनोरमा जी ने यह जिम्मेदारी भी खुद उठाई और सुबह 5 बजे उठकर अपनी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहा कि बेटा, चलो पार्क तक घूमने के लिए चलो। लेकिन इस पर भी रानी को गुस्सा आने लगा। वह 1-2 दिन तो चली गई। फिर तीसरे दिन जब मनोरमा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जय ने अपनी पत्नी को कहा था कि उठ जाओ, माँ के साथ घूमने चली जाओ। लेकिन इस पर वह अपने पति से बोली कि जय, तुम्हारी माँ को कुछ काम नहीं है, इन्हें खुद को तो सुबह 4 बजे उठने की आदत है ही। अब बच्चे का बहाना लेकर 5 बजे से मेरा दरवाज़ा और खटखटाने लग जाती हैं। यार, मेहरबानी करके इन्हें समझा देना कि मैं नहीं उठ सकती इतनी जल्दी। और हाँ, जहाँ तक बात रही घूमने की, तो सब कुछ ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट किया था ना हमने। तो जय ने कहा कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो माँ के साथ चली जाओ। वह दरवाजे पर बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन यह सब बातें मनोरमा जी को बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जिससे उनका मन सा टूट गया और वे सोचने लगीं कि मैं तो कभी किसी काम के लिए नहीं कहती, और 4 बजे उठना कोई शौक थोड़ी है मेरा, मेरी मजबूरी है। सब लोगों को सुबह ऑफिस जाना होता है, मुझे तुम सबके लिए नाश्ता बनाना होता है और लंच भी पैक करना होता है। उसके बाद घर के सारे काम करने होते हैं, सब काम निपटाने होते हैं। अगर 4 बजे नहीं उठूंगी तो घर में कुछ काम ही नहीं होगा। यही सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गईं कि तभी उनकी बहू ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सुस्त होती हुई अपनी सास से बोली, चलिए माँ जी, चलते हैं घूमने के लिए। मनोरमा जी बुझे मन से बहू के साथ पार्क तक चली गईं। अब क्योंकि उनकी बहू ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, इसीलिए दिन में वह घर पर ही रहती थी। तो मनोरमा जी ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा घूमने का मन नहीं करता मेरे साथ, तो तुम दिन में नीलू को साथ लेकर चली जाया करो। इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए,
इस पर रानी ने गर्दन तो हिला दी, लेकिन अपने हाथ पांव हिलाने का नाम न लिया। नीलू ने भी दिन में उसे कई बार कहा कि भाभी चलो घूमने चलते हैं, लेकिन इस पर भी वह जी चुराने लगी और जैसे फालतू में शिकायत करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे घर के अंदर सब इंसान मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे इतना बड़ा पेट लेकर वहां पार्क में घूमने जाऊं मैं? इतना समझ नहीं आता क्या? मुझे नहीं घूमने जाना। इन लोगों से मना कर देना। उस दिन तुम्हारी माँ को सुबह 5 बजे जाने के लिए मना क्या कर दिया? अब दिन में मुझे घूमने के लिए जाने का कहती हैं। मुझसे नहीं जाया जाएगा। इतने सारे लोग होते हैं वहां पर। वह तो कैसी भी राजी ना हुई, तो मनोरमा जी ने अब कहना ही छोड़ दिया कि जैसे रहे वैसे ठीक, मैं ही क्यों बुरी बनूं। वह तो शायद कहती भी ना, लेकिन अपनी भाभी का बर्ताव देखते हुए नीलू ने ही उन्हें समझाया कि माँ, जब वह खुद अपने बारे में नहीं सोच रही तो तुम क्यों बुरी बनती हो? तुम्हारा जो फर्ज था वो तुमने निभाया और कई बार समझाया भी, लेकिन तुम्हें ही उल्टा सीधा कहती हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? माँ, तुम ना अब किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। सबसे कुछ भी कहना छोड़ दो। जो मन में आएगा भाभी वह कर लेंगी। हमें उनसे भला क्या ही परेशानी होगी? हम तो उनके भले के लिए कह रहे हैं, पर पता नहीं वह क्या सोच रही हैं। इसीलिए अब आप उनसे कुछ कहना छोड़ दो, क्योंकि नीलू को भी बुरा लगता था जब उसकी माँ कई कई बार एक काम को कहती रहती, लेकिन बहुरानी सुनने का नाम न लेती। तो यह सब देखकर नीलू को बहुत बुरा लगता था और इसीलिए वह अपनी माँ को मना करती कि भाभी से तुम कुछ भी मत कहा करो माँ, उनका जो मन है उन्हें वह करने दो। उन्हें रोकने टोकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा जी को भी बिल्कुल सही बात लगी और उन्होंने भी अब अपनी बहू से कुछ कहना छोड़ दिया। उसे जो ठीक लगता वह वही करती और अब तो बस वह 24 घंटे अपने कमरे में ही पड़ी रहती। कमरे से निकल कर आती तो बस खाना खाने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी बहू ने हर टाइम बस बिस्तर पकड़ लिया। 24 घंटे में अब तो वह बस कमरे में ही पड़ी रहती। शायद थोड़ा बहुत घूमती भी हो और खाने पीने के लिए तो कम से कम नीचे आ ही जाती थी, लेकिन अब तो उसने खाना भी अपने कमरे में ही मंगाना शुरू कर दिया और बिस्तर पर बैठकर ही खाना पीना खाया करती। मनोरमा जी ने बहू की ऐसी स्थिति देखकर बेटे को कई बार समझाया भी, अभी अगर ऐसा ही रहा तो डिलीवरी के टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब तो उनकी किसी ने न सुनी। ज़्यादा कहने पर बहू के साथ बेटा भी अपनी माँ को ही सुनाने लगा। तब नीलू और उसके छोटे भाई विजय ने अपनी माँ को इन दोनों के बीच में ना बोलने की सलाह दी और साथ ही अपने भैया को भी कहा कि भैया, माँ जो भी कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए ही, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी है तो वह आज के बाद कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हें उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय एक दिन किसी बात को लेकर सास बहू में थोड़ी सी झड़प हो गई और बहुरानी को अपनी गलती तो नज़र आती ही नहीं। जय के आने पर अपने आप को सीधा बनाकर उसकी माँ को दोषी साबित कर दिया। बेचारी मनोरमा जी खड़ी खड़ी रोती रहीं, लेकिन जय ने उनकी एक न सुनी और उल्टा अपनी माँ से ही बदतमीज़ी करने लगा। यह सब देखकर विजय बीच में बोल पड़ा और बोला कि भैया, माँ जो भी करती हैं आप दोनों के भले के लिए करती हैं, लेकिन आप दोनों का ऐसा बर्ताव हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज आने दो पापा को, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। और अगर भाभी को माँ से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप भाभी को लेकर अलग हो जाइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंसान अपने घर में जो आए दिन कलेश करवाता रहे, वह भी बिना किसी कारण के। यहाँ माँ ने उनसे कभी किसी काम की बहस नहीं की
अपनी बेटी समझकर जिम्मेदारी से खुद उन्हें संभालती हैं। लेकिन वह है कि इतना सब करने पर भी माँ के सिर पर चढ़ी जा रही हैं। विजय के इतना बोलते ही जय ने विजय के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, अपनी औकात में रहा करो। मुझसे यह बात बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जितना तेरा मुंह चलता है उतना हाथ भी चलते हैं क्या? बोलने के टाइम तो बड़ा समझदार बनकर आया है, जैसे पता नहीं कितना जिम्मेदार और समझदार है। आज तक भी कभी 2 पैसे कमा कर लाया है इस घर में, जो इतना मुंह चल रहा है? अलग तो हो जाऊंगा, मुझे एहसान मत दिखा। इस घर का खर्चा भी मेरी बदौलत ही चल रहा है। अगर अलग हो गया ना तो आटे तेल का भाव पता चल जाएगा तुम लोगों को। अब तक राकेश जी भी घर में आ चुके थे और बड़े बेटे की यह सब बातें उन्होंने भी सुन ली थीं। उन्होंने नीलू से पूछा कि बात क्या है नीलू? नीलू ने सारी बात उन्हें बता दी। यह सब सुनकर राकेश जी बोले कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ, क्योंकि अपनी जिस पत्नी की मैंने आज तक कभी बेइज्जती नहीं होने दी, आज उसकी बेइज्जती केवल इसलिए होने दूं क्योंकि वह बेइज्जती तुम्हारी पत्नी कर रही है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है अपनी माँ से और हम सब से तो अलग हो जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी हमारा खर्चा कैसे चलेगा कैसे नहीं, यह हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके इतना सब कहने पर वह और भड़क गया और अब तो उसने अपना सब सामान अलग कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। इधर नीलू, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और उसके पिता, और दूसरी तरफ जय अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। रानी ने भी अपने घर फ़ोन करके अपनी बहन और अपनी माँ को बुला लिया। जय के खर्चे पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन मनोरमा जी को अब तो बहुत राहत हो गई, क्योंकि अब तो केवल उनके पति ही काम पर जाया करते थे, जिनके लिए वह रात को ही सब्ज़ी बनाकर रख दिया करती और सुबह उठकर 4 पराठे बनाकर फिर आराम से लेट जाती। इधर विजय की भी ग्रेजुएशन पूरी हो ही चुकी थी, इसीलिए विजय पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शहर से बाहर चला गया। अपने भाई की इन बातों से उसे एहसास हुआ कि उसे जीवन में कुछ तो करना ही है और इसीलिए वह जी जान से पढ़ाई में लग गया। इधर घर पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन मनोरमा जी को उनकी पड़ोसन से पता चला कि उनकी बहू को अस्पताल ले जाया गया है, तो वह भी पूरे परिवार को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते वे लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्हें उनकी बहू का पता था। वह तो बिस्तर से हिलती भी नहीं थी। ऐसे में परेशानी होना तो लाजमी था, लेकिन फिर भी वे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, उनकी बहू की जान को कोई खतरा ना हो। जब वे लोग अस्पताल पहुँचे तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि उनकी बहू का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। यह सब सुनकर मनोरमा जी और राकेश जी दोनों ही परेशान हो गए और उन्होंने कुछ देर डॉक्टर से रुकने को कहा और इधर उधर फ़ोन करने लगे। तो कुछ देर बाद जय खुद ही अपने माँ बाप पर चिल्ला कर पड़ा और बोला, बीच में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, आपको जो करना है वो कीजिए। फिर से वही स्थिति आ गई कि अब वे लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन जय ने फिर से सबके सामने बस अपनी ही चलाई। वह बस अपनी ही चला रहा था, तो वे दोनों फिर से चुप हो गए, क्योंकि वही उनके लिए सही था। थोड़ी देर बाद उनकी बहू का ऑपरेशन होने लगा। इधर वे लोग तो अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे और इधर जय की सास मनोरमा जी से झगड़ा करने लगी कि तुम लोगों की बदौलत आज मेरी बच्ची यहाँ इस हाल में है। कैसे सास ससुर हो, अपने ही होने वाले पोते पोती को तुम लोग खाना चाहते हो। अरे ऐसे समय में जब बेटी का ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे समय में भी तुम लोगों से
उसका ख्याल ना रखा गया और मेरी बेटी और मेरे दामाद को तुम लोगों ने अलग कर दिया। वे दुनिया भर की बातें मनोरमा जी को सुनाने लगीं और जय भी अपनी ही माँ को बातें सुनाने लगा। तो फिर उनका वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक तो वे बेचारे वहाँ आए जबकि गलती उनके बेटे और बहू की ही थी। ऊपर से फिर भी अपनी माँ को ही बातें सुना रहा था जय। जब हॉस्पिटल आए हुए माँ बाप को जय की सास दुनिया भर की बातें सुना रही थी। जय की सास ने अपनी समधन को कहा, जब तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था तब भी तुम लोगों से उसका ख्याल न रखा गया और मेरी बेटी और दामाद को अलग कर दिया। वे दुनिया भर की बातें मनोरमा जी को सुनाने लगीं और जय भी अपनी ही माँ को बातें सुनाने लगा। तो फिर उनका वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक तो गलती उन्हीं लोगों की थी, ऊपर से फिर भी अपनी माँ को जय बातें सुना रहा था। अब उन लोगों ने वहाँ कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और वहाँ से वापस अपने घर आ गए। घर आकर वे बेचारे परेशान रहे। इधर शाम के समय अगले दिन मनोरमा जी ने खाना बनाकर विजय के हाथ अस्पताल पहुंचा दिया। तो जय ने वह खाना भी सड़क पर फेंक दिया और बोला, मुझसे और मेरी पत्नी से तुम लोगों का कोई मतलब नहीं है। आज के बाद दोबारा हमसे बातचीत करने की या मिलने जुलने की कोशिश मत करना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं रखना। विजय भी सब बातें सुनकर चुपचाप चला आया। घर आकर उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और आखिरकार उन्होंने अब अपने बड़े बेटे और बहू से मतलब ख़त्म कर दिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि उनकी बड़ी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। यह सब सुनकर घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन वह जा नहीं सकते थे, इसीलिए अपने ही घर में अपने तक ही इस खुशी को सीमित रखा। और 3-4 दिन बाद उनकी बहू अपने घर भी आ गई। अब लगभग हफ्ते भर तक जय अपनी पत्नी के पास घर पर ही रुका और फिर से उसने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब घर पर उसकी पत्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी कौन उठाता? उसने अपनी सास को कहा, लेकिन उसकी सास ने कहा कि बेटा, घर पर हमारी बहू ने हमारा जीना हराम कर रखा है। वह खुद ही सब कुछ लेकर अलग हो गई है। अब घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। ऐसे में मैं कैसे आ सकती हूँ? और इसकी बहन, उसके भी एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं तो अपने कॉलेज वापस चली गई है। कुछ दिनों के लिए तुम कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेते? वह रानी का अच्छे से ध्यान रखेगी। अब जय ने ऐसा ही किया और एक काम वाली को रख लिया। वह काम वाली घर में आती और घर का सामान उठाकर लेकर जाने लगी, क्योंकि रानी को तो आराम करने से फुर्सत नहीं थी। तो इसीलिए वह काम वाली खाने पीने की चीज़ हो या कहीं कोई पैसे वगैरह मिल जाएं, उन्हें उठाकर ले जाया करती। थोड़े दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जय के बॉस ने उसे एक ऑर्डर की पेमेंट रिसीव करने को कहा, क्योंकि वह पेमेंट जय ने ही रिसीव की थी। तो इसीलिए वह रात में उस पेमेंट को लेकर अपने घर पहुंचा कि कल सुबह ऑफिस जाते वक्त मैं इन पैसों को ले जाऊंगा। और उन दोनों के सोते ही वह काम वाली जय का सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो गई। अगली सुबह उठते ही जय ने जैसे ही अलमारी देखी तो वह चौंक गया और वह रानी को उठाने लगा और बोला कि रानी, यहाँ पैसे रखे थे, वह पैसे कहाँ गए? रानी को भी कुछ पता नहीं था तो वह क्या बताती। जय ने पूरा घर ढूंढ लिया पर उसे पैसे कहीं ना मिले। जब उसने गौर किया तो पता चला कि नौकरानी उनके पैसे लेकर भाग गई। अब यह सब सुनकर जय को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसका बॉस इधर उसे फ़ोन करके ऑफिस पहुंचने के लिए कहने लगा, क्योंकि उसे कहीं पेमेंट डालनी थी। लेकिन जय क्या कहता? आखिरकार जब उसके पास कोई रास्ता न रहा तो वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस को उसने सारी बात बता दी। लेकिन आज के ज़माने में पैसे को देखकर किसी का भी ईमान धर्म डोल सकता है। इसीलिए जय के बॉस ने भी उसे वहीं कंपनी में सभी वर्कर्स के सामने दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सुनाई और कहा
कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर मेरी पेमेंट चाहिए। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब बातें सुनकर जय के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह सबके सामने हाथ जोड़कर अपने बॉस से माफ़ी मांगते हुए बोला, सर प्लीज़ मेरी परेशानी समझिए। मैं एक साथ आपको इतने पैसे लाकर कहाँ से दे दूँ? 2 दिन का समय बहुत कम है सर। 2 दिन में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा? आप खुद भी सोचिए ज़रा। लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक न सुनी और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं मिले तो तीसरे दिन मैं पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, और फिर जो होगा वह तुम अच्छे से जानते हो। नौकरी से तो मैं तुम्हें निकालूंगा ही, साथ ही पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम किस तरह के आदमी हो। अब निकल जाओ मेरी कंपनी से, और 2 दिन बाद पैसे लेकर ही इस कंपनी के अंदर दाखिल होना, वरना। जय के बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया। जय बिल्कुल टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। घर पहुंचा तो घर पर उसकी पत्नी यानी कि रानी अकेली बैठी हुई थी। रानी ने जय को परेशान देखकर रानी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान कैसे हो? जय ने पहले तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंता के मारे जय को पूरी रात नींद न आई। इधर घर के कामों की वजह से रानी भी परेशान थी, क्योंकि एक तो उसका ऑपरेशन हुआ। ऐसे में भला वह कैसे ही कुछ कर पाती। शाम को खाना भी न बनाया। जय ने बाहर से ही खाना मंगाया। खाना पीना तो खा लिया, लेकिन जय पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। जय को इतना परेशान देखकर रानी ने भी उसे कई बार पूछा, तो हार कर जय ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसके बॉस ने आज उसके साथ कैसा बर्ताव किया। यह सब सुनकर रानी भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अगर ऐसे में जय की नौकरी चली जाती है तो उन दोनों का परिवार कैसे चलेगा? तो फिर जय की पूरी कंपनी में कितनी बेइज्जती हो जाएगी, वह भी बिना उसकी गलती के। और अगर घर पर पुलिस आई तो पूरे मोहल्ले में वे दोनों कितने बदनाम हो जाएंगे। यह सब सोच सोच कर रानी भी बहुत परेशान थी। फिर उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, इतनी भी बड़ी रकम नहीं है जय, 5 लाख रुपए है ना। मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करने के लिए माँ से कहती हूँ और कुछ अपने दोस्तों से करवाती हूँ। अगर सब नहीं तो आधे पैसे अभी कर देना, आधे पैसों के लिए उनसे कह देना। मुझे उम्मीद है कि सर मान जाएंगे। फिलहाल तुम पता करके देखो किसी से, मैं माँ से बात करती हूँ। 1 घंटे बाद दोनों ने अपने सभी दोस्तों और जानकारों से बात की तो पता चला कि अभी तो वे कुछ भी पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकते, क्योंकि जय ने अपने पास जो पैसे जोड़ रखे थे वह पैसे तो अपने माँ बाप से अलग होने के बाद घर के इंटीरियर के काम करवाने में ही उसने खर्च कर दिए। बचा कुचा पैसा घर आए हुए रिश्तेदारों के लिए रोज़ तीसरे दिन चाट पकौड़े करवाने में ही खर्च हो गया, और बाकी उसकी पत्नी के ऑपरेशन में। अब तो जब पूरी तरह से जय खाली था और उसके हालात को देखते हुए कंपनी के किसी भी जानकार ने उसे एक पैसा न दिया, और सभी दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इधर रानी ने अपनी माँ से बात की और कुछ दोस्तों से भी पूछा तो सबने मना कर दिया। माँ ने भी यह कहकर बात टाल दी कि बेटा अभी तेरी बहन की फीस जमा करवाई है, अभी हमारे पास पैसों का जुगाड़ नहीं होगा। तो जय ने रानी को कहा कि रानी, तुम्हारा भाई, उसने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही अपना खेत बेचा था ना, और वह खेत तो लगभग तुम्हारी ज़मीन 70 से 80 लाख की बिकी होगी। तो रानी बोली कि हाँ, बल्कि वह तो 70-80 नहीं, पूरे 90 लाख की बिकी थी। तो उसकी आंखों में चमक आ गई और जय बोला, रानी, क्यों ना हम तुम्हारे भाई से बात करके देखें, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दे। अगर वह हमें कुछ टाइम के लिए पैसे उधार दे दे तो हम बाद में लौटा देंगे। दोनों ने बड़ी उम्मीद से उसके पास फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। रानी के भाई ने उसे साफ मना कर दिया, कहा कि मेरे पास बांटने के लिए खैरात नहीं है जो मैं दुनिया में बांटता फिरूं। रानी को इन सब बातों से बहुत अफसोस हुआ, और अब वे दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या करें और कैसे करें। विजय का एक दोस्त, जो कि जय की दोस्त का भाई था,
जय ने जब उससे पैसे मांगे थे तो उस दोस्त के थ्रू यह बात विजय को पता चल गई और विजय ने यह बात अपने घर पर बता दी। विजय के पिताजी राकेश जी को जब यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे समय में जब उनके बेटे के पास कुछ नहीं है और उसे मदद की ज़रूरत है तो ऐसे में माँ बाप को ही सबसे आगे आना होगा। अगर माँ बाप ही हाथ खींच लेंगे तो कौन और मदद करेगा। बस यही सोचकर राकेश जी ने पूरा दिन इधर उधर घूम घूम कर पैसों का जुगाड़ किया। उधर जय और रानी दोनों की ही सांसें अटकी हुई थीं क्योंकि बार बार बॉस फ़ोन करके उन्हें धमकी दे रहा था कि अगर कल सुबह तक पैसे लेकर ऑफिस नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारे घर पुलिस लेकर पहुँच जाऊँगा। जय और रानी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे थे और उनके पास इसका कोई हल भी नहीं था। ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया और जय और रानी के हाथ पैर कांप रहे थे। वह बस प्रार्थना कर रही थी कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, कैसे भी करके उन्हें पैसे मिल जाएं कहीं से। उन्होंने अपनी नौकरानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। रात के 11 बजे किसी ने जय के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जय ने डोर लॉक से झांक कर देखा तो बाहर राकेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर जय ने दरवाज़ा खोला तो बोला, पापा, इस समय आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? तो राकेश जी बोले, हाँ सब ठीक है, बस तुम्हें कुछ देने के लिए आया था। तब जय बोला, क्यों, क्या देने आए थे पापा इतनी रात में? तब राकेश जी ने एक पैकेट जय के हाथ में थमा दिया। जय ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें पैसे थे। राकेश जी ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, जितने तुम्हें चाहिए उतने पैसे इसमें हैं, जाओ जाकर अपनी इज्जत और अपना मान बचा लो। इतना कहकर राकेश जी बाहर ही सीढ़ी से उतर गए। तो जय बोला, पापा अंदर चलिए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो राकेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारी इज्जत न तुम्हारा मान सम्मान। जितना तुमने दिया उतना काफ़ी है। तुम्हारी इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर मैं तुम्हारे घर का पानी भी पी लूं तो वह भी मेरे लिए जहर समान है। तो मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? चलता हूँ अपने घर। इतना कहकर राकेश जी वहाँ से वापस लौट गए और अपने घर आ गए। जय पैसे के उस पैकेट को और जाते हुए अपने पिता को देखता रह गया। एक नज़र पैकेट की ओर देखता और एक नज़र अपने बुजुर्ग पिता को वापस जाते हुए, जिन्होंने उसके घर के अंदर कदम तक न रखा। यह सब देखकर जय को बहुत अफसोस हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह बातें जो वह अपने पिता से कह कर आया था कि मेरी बदौलत ही तुम लोगों का घर चल रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो भूखे मर जाओगे। यह सब बातें जय के दिमाग में घूमने लगीं कि क्या वास्तव में वही अपने माँ बाप को पाल रहा था या अभी तक भी उसके माँ बाप ही उसको पाल रहे थे। क्योंकि जब उस पर मुसीबत आकर पड़ी तो एक मुसीबत में ही वह ढेर हो गया। जहाँ उसके माता पिता ने हर मुसीबत से लड़कर उसे इतना बड़ा किया और आज भी उनके साथ खड़े हैं। जय उस पैकेट को लेकर अंदर आ गया और रानी के सामने रख दिया। यह सब देखकर रानी भी चौंक गई और बोली, कौन था और कौन तुम्हें यह पैकेट देकर गया आधी रात में यूं अचानक? तो जय अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह बोला तो उसके आंसू छलक पड़े। जय ने कहा, रानी, क्या सच में हमने अपने माँ बाप के साथ जो किया वह सही था? इस पर रानी थोड़ा चौंकती हुई बोली, मतलब अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ से आ गए? तो जय बोला, यह पैसे मुझे पापा ने ही दिए हैं रानी। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया और ना ही तुम समझ पाई। वह तो हमेशा हमारा भला ही सोचते रहे, लेकिन हम हमेशा उन्हें अपना दुश्मन मानते रहे। आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सचमुच बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और शुरू से हम दोनों गलतियां ही करते आ रहे हैं।
डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया। जब मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा कर लेकर आया था तो उस वक्त मैं वहाँ बैठी एक आंटी से बात की थी मैंने। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे में माँ जो तुम्हें इतने दिनों से कहती रहती थी, वास्तव में वही सब सही था। ना तो मैंने कभी माँ की बात मानी और ना ही तुमने। तुम्हें शुरू से ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ बस तुमसे काम करवाना चाहती हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा। वह तुमसे पार्क तक घूमने जाने के लिए इसीलिए नहीं कहती थी कि उन्हें तुम घर में बैठी बुरी लगती थी, बल्कि वह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक था और तुम पूरे दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर आराम करना चाहती थी। और उस आराम का ही नतीजा रहा कि हमारी यह प्यारी सी गुड़िया इस दुनिया में इतनी मुसीबत के बाद आई। तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, तुम दोनों मर मर कर बचे। मैं ही जानता हूँ कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था कि तब भी समझ नहीं पाया। जब तुम अस्पताल में थी तब भी मैंने अपने माँ बाप को जलील करके अस्पताल से भगा दिया। और फिर भी हम दोनों के इतना सब करने के बाद भी मेरी माँ ने अगले ही दिन मेरे भाई के हाथों खाना बनाकर भिजवाया था, लेकिन मैंने बीच सड़क पर वह खाना दे मारा और अपने भाई को भी वहाँ से भगा दिया। मैंने तो कभी अपने माँ बाप के प्यार को समझा ही नहीं और ना ही कभी तुम समझ पाई। और आज जब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ तो मैंने तो उनसे जिक्र भी नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो, भगवान की तरह आकर मेरी सब मुसीबत को एक पल में दूर कर दिया। मैंने तो उनसे मदद भी नहीं मांगी थी रानी, फिर भी वह चले आए। तुम्हें एहसास नहीं होता इस बात का कि हमने उनसे दूर होकर कितनी बड़ी गलती की है? मेरे घर में तुम्हें मेरी माँ ने कभी भी ऐसा महसूस करवाया कि तुम उनकी बहू हो और इसीलिए वह तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करती हैं और नीलू के साथ अलग व्यवहार करती हैं? इस पर रानी कुछ न बोली, नजरें नीची करके बस ना में गर्दन हिला दी। तो जय बोला, इसीलिए क्योंकि माँ ने कभी ऐसा किया ही नहीं। माँ तो नीलू को और तुम्हें, बल्कि विजय को और मुझे, हम सबको एक समान ही समझती थी। सुबह जब वह हमारे लिए नाश्ता बनाती तो तुम्हारे लिए भी बनाती और लंच बनाकर पैक रखती। कभी उन्होंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम इस घर की बहू हो, सुबह जल्दी उठो, खाना पीना बनाओ या घर के काम करो। उन्होंने कभी तुम्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा ही उनसे परेशानी रही। मेरे घर वालों के प्रति शुरू से मेरे मन में कोई ख़ास लगाव तो था ही नहीं, लेकिन शादी के बाद थोड़ी सी चिंगारी क्या लगी, तुमने उसमें और हवा दे दी और मेरे घर वालों से मुझे बिल्कुल अलग कर दिया। और इतना ही बेवकूफ़ मैं था कि आंखें खोलकर कभी कुछ देख ना पाया। जो तुमने कहा बस वही सच मान लिया, जैसे तुम कहती रहीं वैसे ही समझता रहा। यह नहीं सोचा कि वे तुम्हारे साथ जब कभी कुछ गलत नहीं करती मेरे सामने तो मेरे पीछे क्यों करते होंगे। उन्होंने आज तक जब तुम्हें कभी सुबह जल्दी उठने को नहीं कहा तो वह क्यों तुम्हें बहाने से उठाती। उन्होंने तो केवल तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हें जल्दी उठने को कहा था। माँ तुम्हें समझाती थी ना कि बेटा, हाथ पैर चलते रहने चाहिए, थोड़े बहुत हाथ पांव चलाती रहा करो, पार्क तक घूमने चली जाया करो। लेकिन तब तो तुम्हें वह दुश्मन दिख रही थी। लेकिन मैंने उन आंटी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसी वजह से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से आज तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया है। और अगर तुमने उस वक्त माँ की बात सुन ली होती तो आज तुम इस हाल में न होती। लेकिन फिर भी उस वक्त क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था तो इसीलिए अस्पताल में तुम्हें देखने आए हुए मेरे माँ बाप को भी मैंने वहाँ से जलील करके भगाया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्होंने अगले दिन मेरे छोटे भाई के हाथों मेरे लिए खाना भेजा और उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन मैं बेवकूफ़ वह खाना तक उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मैंने अपने आप को उनसे इतना दूर कर लिया
मेरे इतना सब करने के बाद भी आज जब मुझ पर मुसीबत आकर पड़ी तो सबसे पहले वह आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे सबसे पहले संभाला, जबकि मैंने तो उनसे मदद तक नहीं मांगी थी। लेकिन भगवान की तरह जैसे उन्हें सब पता चल गया मेरी मुसीबत के बारे में, और बस वह दौड़े चले आए मेरी मदद करने के लिए। यह सब कहता कहता वह रोए जा रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने माँ बाप को समझ नहीं पाया, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। रोते हुए जय को देखकर रानी ने उसे समझाया कि जय, सचमुच हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन हर गलती को सुधारने का कोई ना कोई रास्ता होता है ना, इसका भी होगा। तुम बस रो मत। जैसे तैसे उसने जय को चुप करवाया और अगली ही सुबह जय दिन निकले ही अपने ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस को पेमेंट दे आया। साथ ही वह नौकरी भी छोड़ आया। उसने अपने बॉस को कहा कि आपको मुझ पर ज़रा विश्वास नहीं है। मैं इतने समय से आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इतने दिनों से काम करने के बावजूद आपको अपने एम्प्लॉयज़ पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। आपने उस दिन मुझे लेबर के सभी लोगों के सामने इतनी भली बुरी बातें सुनाई। ऐसी कंपनी में मैं और नहीं रह सकता। यह कहकर उसने वह नौकरी छोड़ दी और अपने घर आया। घर आते ही उसने रानी को कहा कि रानी उठो, हमें अपने घर चलना है। एक हाथ में अपनी बच्ची को लेकर रानी को सहारे से थामते हुए धीरे धीरे जय उसे अपने घर लेकर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो नीलू ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही नीलू चौंक गई और अपनी माँ को आवाज़ लगाई। मनोरमा जी ने जैसे ही बेटे और बहू को दरवाजे पर देखा तो खुशी से फूली न समाई और आरती का थाल लेकर आ गईं और उनकी आरती उतारने लगीं। इतनी सब बेकार हरकतों के बाद भी माँ बाप का इतना प्यार देखकर जय की आंखें फिर से भर आईं और वह रोते हुए अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ पापा, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। आपने हमेशा हमारा भला सोचा और हम हमेशा आपको गलत समझते रहे। माफ़ कर दीजिए माँ। एक माँ के दिल ने भी अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। मनोरमा जी और राकेश जी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रख दिया और उन्हें माफ़ कर दिया। मनोरमा जी ने रोती हुई रानी को गले से लगा लिया और चुप कराया। अपनी पोती का उन्होंने घर में बहुत अच्छे से स्वागत किया और अपनी बहू को ले जाकर खाट पर लिटा दिया। अब घर में फिर से खुशियाँ वापस लौट आई थीं। किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी। सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। और अब जय के साथ साथ रानी ने भी नौकरी छोड़ दी। जय को तो दूसरी जगह नौकरी मिल गई, लेकिन रानी ने अब दूसरी जगह नौकरी नहीं की, क्योंकि उसकी सास की उम्र भी इतनी कम नहीं थी और इधर उसकी बच्ची भी छोटी थी। इसीलिए वह अपनी सास के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी और सब लोग खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।